सही। जी सर। हाँ, सभी लोग अपने मन से प्रश्न को करेंगे और उसमें अगर 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मान के चलिए आपको 40 से जो है 50 के बीच में आपका अंक आना चाहिए। इतना कितना आपने सही किया है। जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी प्रश्न को लेकर। बहुत ध्यान से आप सुनिए। पहला प्रश्न हमारे सामने ये विगत वर्ष 2018 में प्रश्न पूछा गया था, समाज कल्याण प्रशासन के ही अंतर्गत आता है ये, कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो नीति है या कथन का भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्णय लेने की प्रोसेस में नीति का कथन यानी नीति जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, क्या हमें उसका ध्यान देना चाहिए, हाँ या ना? जी सर, देना बिल्कुल देना चाहिए। चाहिए। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। सर, देना चाहिए। फिर अगर हम बात करें, नीति निर्णय लेने का एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ऊट पटांग कभी नीति के बारे में हम सही निर्णय है नहीं सर। ले सकते। यस सर, सही है। आरेख तो की ये व्याख्या भी सही करता है। है। अब बात यहाँ पर यह है कि व्याख्या है कि नहीं है व्याख्या। व्याख्या भी है। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसकी व्याख्या भी है। क्योंकि जो ये नीति निर्णय है, उस नीति निर्णय के एक ढांचे के रूप में यह निर्णय की प्रक्रिया में कथन को ध्यान देना चाहिए, ये एक प्रकार की इसकी व्याख्या बता देता है। तो यानी कहता है कि आपसे यहाँ जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। आर, आर नीचे वाला है, तो ए का जो है वो सही व्याख्या है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर किसी के पास कोई बैकग्राउंड आवाज़ वगैरह आ रही है तो आप प्लीज़ म्यूट रहें, है ना, क्योंकि जी सर, आप अनुराधा ऐसी के पास आ जगह रही पर है। आप लोग रहें जहां आपको मतलब थोड़ा सा पढ़ने वगैरह में दिक्कत ना हो, है ना। राधा मैडम सर, ये प्लीज म्यूट अनुराधा के करें। पास आ रही है सर। अच्छा, अनुराधा मैम म्यूट रहें प्लीज़ आप, है ना, आप म्यूट रहें हमेशा, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज़ आएगी तो भाई दिक्कत होती है सभी बच्चों को, हमें भी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ये जून 2015 का सवाल है और इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों से चर्चा किया था कि SPSS के बारे में। पहले तो फुल फॉर्म बताइए। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस है ये, और इसी के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं, इसको कहा जाता है सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज, है ना। अब ध्यान रखेंगे ये होता क्या है, मैं आपको इसमें 2-3 तथ्य बताना चाहूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए SPSS के बारे में, ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर पैकेज है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि 1968 में जो है SPSS जो है इंक द्वारा क्या किया गया, बनाया गया था इंक के द्वारा, है ना। मैं आपको जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ 6 सिग्मा के बारे में, तो वहाँ आपको इंक के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, ये जो है 2009 में, ठीक है, 2009 में IBM द्वारा क्या किया गया था, अधिग्रहित किया गया था। क्या किया गया था, अधिग्रहित किया गया था 2009 में। आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर का नाम बदलकर IBM SPSS सांख्यिकी रखा गया था। इसे अभी भी आमतौर पर SPSS के रूप में ही संदर्भित किया जाता है, यानी बताया जाता है। तो सामाजिक विज्ञानों और शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के द्वारा जो है ये बेसिकली एक व्यापक स्तर पर या व्यापक रूप से उपलब्ध सबसे सुदृढ़ सांख्यिकी सॉफ्टवेयर पैकेज में से एक माना जाता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, समाज कार्य, शिक्षा, बाजार अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों पर ये प्रयोग में लाया जाता है SPSS। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। बात करेंगे अगले सवाल। यहाँ पे प्रश्न हमारे सामने है कि विश्लेषणात्मक प्रक्रिया को सही अनुक्रम में प्रदर्शित करना है आप लोगों को। अच्छा सवाल है, इसलिए आप सभी लोग इसका ध्यान से सुनेंगे, इसका एक एक पॉइंट। पहले नंबर पे आप क्या करना चाहेंगे, प्लानिंग करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, या परियोजना बनाना चाहेंगे? पहले नंबर पर SPSS के अंदर प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल, प्लानिंग सबसे पहले आप प्लानिंग करना पहले चाहिए, प्लानिंग करेंगे, फिर डाटा संग्रह इसलिए करेंगे। आपका ऑप्शन यहाँ पर
बी कट गया है, या तो ए होगा या तो आपका डी होगा। प्लानिंग के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको करना क्या होगा, संग्रह। डेटा संग्रहण करना होगा, और डेटा संग्रहण आपको देख रहा है ए और सी में, इसलिए आप दूसरे नंबर पर 4 लिखेंगे, यानी आपका डी ऑप्शन भी कट गया है। SPSS के अंतर्गत जब किसी चीज़ की या कोई प्रोसेस या कोई गतिविधियों का हम विश्लेषण करते हैं तो उस समय हमें सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद उसमें डेटा को संग्रहित करते हैं, और जस्ट उसी के बाद हम डेटा का उपागम का मतलब होता है अप्रोच, यानी डेटा पर हम अप्रोच लगाते हैं, है ना। और ये अप्रोच की जो प्रक्रिया बनती है, ध्यान रखिएगा, इस अप्रोच की प्रक्रिया के जस्ट बाद ही हम मैनेजमेंट करते हैं। अप्रोच करते किस लिए हैं, मैनेजमेंट के लिए करते हैं, तो जाहिर सी बात है अप्रोच के बाद आपका जो भी प्रक्रिया आने वाली है वो मैनेजमेंट आने वाला होगा। तो मैनेजमेंट वाली प्रक्रिया यहाँ पे 2 में दिया गया है, तो आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो पहला जा रहा है 3 4 1 2, और उसके बाद आता है 5वें नंबर पर परियोजना, और उसके बाद आपका आता है 7वें नंबर पर प्रतिवेदन, और लास्ट में आपका आता है डेटा का विश्लेषण। मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप ए का चुनाव करिए, ये आपका। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा संग्रहण के बाद डेटा विश्लेषण होना चाहिए, बात सत्य है ना, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर के आधार पर बात कर रहे हैं, ना कि हम समाज कार्य की किसी गतिविधि पर बात कर रहे हैं। वहाँ अलग स्टेटमेंट है, यहाँ सॉफ्टवेयर पैकेज का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो अलग स्टेटमेंट दिया गया है ना। क्योंकि सांख्यिकी परीक्षण ये कर सकता है, टीट परीक्षण हो, काई परीक्षण हो, प्रतिगमन विश्लेषण हो, ऐसी जगहों पर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता जो होते हैं उसके अनुकूल काम करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिसंबर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था सोशल वर्क में कि लोगों के लिए आवश्यक सामग्रियों और सेवाओं के केंद्रीकृत नियोजन द्वारा जीवन की गुणवत्ता को संवर्धित करने का प्रयत्न करने वाली विकासमूलक नीतियों को क्या कहते हैं, समूहवादी, विश्लेषणात्मक, या अभिजनवादी, या लोकप्रियकरणवादी। क्या कहेंगे बताइए। सर डी वाला। लोकप्रियकरणवादी, ओके। और कोई लोग बताएं जरा। लोकप्रियकरणवादी, सर डी। ओके। चलिए यहाँ सर अभिजनवादी। जी क्या कह रहे हैं आप। सर ये नहीं आ रहा। ओके, तब भी अपने मन से कोई विचार तो दीजिए, अगर नहीं अभिजनवादी कह सकते हैं। ओके, विश्लेषणात्मक। चलिए बी विश्लेषणात्मक। ओके, बी भी कह रहे हैं। यहाँ पे एक सर ने यहाँ पे जो जवाब दिया है उन्होंने बेसिकली ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है, बट ये डी नहीं होगा, ये डी आप ध्यान रखिए, डी जो है इसके अंतर्गत राजनीति और संस्कृति के लोकप्रियकरण के रूप में दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन आपके सामने, एक बार म्यूट होइए, जब भी अब मैं व्याख्या किसी प्रश्न के प्रति करूं तो आप लोग म्यूट हो जाया करें, है ना। तो जब क्वेश्चन में राजनीति और संस्कृति शब्द रिलेट कराएगा क्वेश्चन में, तो आपका माइंड जाना चाहिए लोकप्रियकरणवादी में, लोकप्रियकरणवादी में। ये आपको ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय विज्ञान लोकप्रियकरण जो है पुरस्कार के रूप में भी घोषित करता है, फिर भी ये विज्ञान से रिलेट करता है, और सोशल वर्क में आप ध्यान रखें राजनीति और संस्कृति को रिलेट कराता है। पहली बात। ऑप्शन अगर हम बात करते हैं समूहवादी के बारे में, तो समूहवादी बेसिकली प्रक्रिया ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे क्लियर कट में कह रहा है कि लोगों के लिए आवश्यक सामग्रियों और सेवाओं। अब कंफ्यूज में है कि समूह बनना चाहिए कि आपका विश्लेषण बनना चाहिए कि अभिजनवादी बनना चाहिए, लेकिन केंद्रीकृत नियोजन ये प्रश्न आपको क्लियर करता है कि केंद्रीकृत मतलब एक कोई पार्ट है उस पर बल देने की बात करता है। बल हम दे सकते हैं ग्रुप वर्क में भी, और कम्युनिटी वर्क में भी, और केस वर्क में भी। फिर कहता है कि जीवन की गुणवत्ता को संवर्धित करने का प्रयत्न करने वाली विकासमूलक नीति को क्या कहेंगे। ऐसी कंडीशन पर आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें सीधा सीधा बताता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। कैसे एनालिसिस कर रहे हैं ये भी बता रहा है आपको, कैसे, देखो ध्यान सुनिए।
इसने बोला कि केंद्रीकृत नियोजन करने के बाद अब इसके जस्ट बाद जीवन की गुणवत्ता को लेकर संवर्धित करने का प्रयास कर रहा है। तो संवर्धित करने का प्रयास का मतलब होता है प्रत्येक पक्ष या हर पक्ष की बात करना, है ना, हर पक्ष की बात करना। और हर पक्ष में आपको बता दूं विश्लेषण आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ना कि ग्रुप जाएगा। ठीक है, ग्रुप नहीं जाएगा। और अगर केंद्रीकृत सदस्य लिख देता और केंद्रीकृत सदस्यों की पहचान की बात करता, तब आप लोग समूहवादी पर बल देते, तब आप लोग समूहवादी पर बल देते। क्लियर हो रहा है इतना? यस सर। अब एक ऑप्शन और आपके सामने है, अभिजनवादी है। अभिजनवादी आपको बता दूं, इसका तात्पर्य जो है बेसिकली बताया गया है कि अभिजनों में उन सभी जो है सफल व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रत्येक गतिविधियों में और समाज के प्रत्येक स्तर पर सर्वोच्च होते हैं, सबसे उच्च होते हैं। तो अभिजन वर्ग एक है, अभिजात वर्ग एक है जो परिभ्रमण का सिद्धांत बताता है, और वो विल्फ्रेड पैरेटो का है। विल्फ्रेड पैरेटो का है, ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपको बता दूं, एक बार फिर बोले क्या बोला उन्होंने? एक्सक्यूज मी सर, प्लीज एंटर दे दीजिए। विल्फ्रेड पैरेटो क्या है? एक मिनट, हाँ, विल्फ्रेड, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे दोबारा से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आप, ताकि क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, परिभ्रमण का सिद्धांत, ये सिद्धांत अगर पेपर में आता है आपके, तो फ्रेडो करिएगा, है ना, विल्फ्रेडो पैरेटो इनका नाम आता है। लेकिन अगर मैं आपसे सामाजिक क्रिया के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करने हेतु कौन सा उपाय अनिवार्य है? कार्यकर्ता को ज्ञान और कौशल प्रदान करना, कार्यकर्ता की तकनीकी के रूप में दक्षता प्रदान करना, उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। सही जवाब क्या होना चाहिए? सामाजिक कार्यकर्ता सभी सर। बिल्कुल। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी गया है ये करेक्ट गया है। समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, जो है सामुदायिक सेवाओं को रिलेट करता है। स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, इनको तो रिलेट कराएगा। साथ ही साथ इसमें नीतियाँ बनती हैं और फिर उसके बाद उसे समाज कल्याण प्रशासन क्या करता है? लागू करता है ना। उसी के संबंध में अगर प्रश्न बनता है कि व्यावसायिक स्वरूप कैसे प्रदान करने के लिए अनिवार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए उपाय होगा, तो सोशल वर्कर क्या करता है बताइए? ज्ञान और कौशल को यूज करेगा, बिल्कुल करेगा। टेक्निक को यूज करेगा, बिल्कुल करेगा। मार्गदर्शन देगा, बिल्कुल देगा। प्रशिक्षण देगा, बिल्कुल देगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि नहीं होगा? सही, सही होगा, सही होगा सर, उपरोक्त सभी। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक सेवाओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया? तो मैंने आपको भी बताया ना कि सामुदायिक सेवाओं से होता है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, इत्यादि बहुत सारी सेवाएं हैं। सी तो इनमें जो है लागू होता है परिवहन संचार, परिवहन संचार कह रहे हैं आप। सामुदायिक सेवाओं में जो क्वेश्चन नंबर आपका सी गया है ना, ये सही गया है, सी सही है, परिवहन संचार। फिर कहता है समाज कार्य एक जादुई फार्मूला है। पोस्ट कार्य मैंने आपको पढ़ाया है ना, याद है? नहीं पढ़ाया? जी सर। या ल्यूथर गुलिक। बिल्कुल आपने जो सही जवाब दिया है यहाँ पर लूथर गुलिक का नाम दिया है, और लूथर गुलिक ही करेक्ट जवाब रहेंगे। फार्मूला आपको पता है क्या नाम है उसका? पोस्ट कार्ब, बिल्कुल करेक्ट जवाब, पोस्ट कार्ब। तो पी का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्लानिंग है। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। एस का मतलब स्टॉफिंग है। डी का मतलब डायरेक्टिंग है। और सी का मतलब कोऑर्डिनेटिंग।
और आर का मतलब रिपोर्टिंग, है ना, और बी का मतलब बजट, बजट। और एक आता है आपका एफ, एफ का मतलब फीडबैक। तो यहाँ इसके बारे में जो सर है, एफ का मतलब? एफ का मतलब फीडबैक। तो इसका मतलब ये हुआ कि लूथर गुलिक और जो है उर्विक दोनों लोगों ने मिलके 1937 में इस पोस्ट कार्ब को दिया था, है ना, इस पोस्ट कार्ब को दिया था। तो अब यहाँ पे देखिए लूथर जूनियर किंग वाला है। लूथर जूनियर किंग का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। बताइए। हाँ। बिल्कुल। तो ये जो लूथर जूनियर किंग महोदय हैं, बड़े ही फेमस पर्सन है ये। और अमेरिका को इनको अमेरिका के इन्हें क्या बोला जाता है? अमेरिका के इन्हें गांधी। गांधी जी बोला ये जाता है। अमेरिका का गांधी। हाँ, अमेरिका का गांधी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनके संबंध में मैं आप लोगों से ना कुछ क्वेश्चन पर बात करूँगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने आपको बताया आई हैव अ ड्रीम, है ना, मेरा एक सपना है ना। और ये किताब जो आई थी वो आई थी 1963 में, और ये पेपर में सवाल आया भी है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप लोग, है ना। फेमस रही है किताब। उसके बाद इनकी अगर हम जिक्र करें मार्टिन लूथर के बारे में, तो इनकी और भी किताबें हैं। एक थी द रेडिकल किंग करके, द रेडिकल किंग करके थी, और ये 2015 की रही थी। 2015 की किताब थी ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सर मार्टिन लूथर की बात कर रहे हैं हम। जी जी, मार्टिन लूथर की ही बातचीत चल रही है। ओके सर। सर इन्हीं को अमेरिका के मार्टिन गांधी लूथर किंग ना हाँ सर? हाँ, इन्हीं को अमेरिका का किंग का महात्मा गांधी कहा जाता है। एक किताब इनकी और थी। मार्टिन लूथर किंग ना सर? हाँ हाँ, इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। रोटी खाई थी? मार्टिन। नया सब ML तो आया तो जल्दी रोटी नहीं बनी थी। MLK एक किताब है। तो ये केरी की सब्जी बनी। इन्होंने सेलिब्रेशन लिखा। पूजा करा हंजे वेगी बन जाए। सर पॉज हारे करो। मम्मी ने एक म्यूट बार करा राकेश भाई अनम्यूट हो जाइए। म्यूट हो जाइए जाइए प्लीज़। राकेश जी। हाँ, एक बार म्यूट हो जाइए। तो आ सेलिब्रेशन इन वर्ड, है ना, वर्ड एंड इमेज करके एक किताब इनकी आई। ठीक है, और काफ़ी फेमस किताब रही। और ये किताब थी मार्टिन जूनियर लूथर किंग की, है ना। ये भी किताब इनकी रही, फेमस रही थी। ये आई थी 2011 में, ये 2011 में आई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट किताब लिख लीजिए इनका, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, हम यहाँ से कहाँ जाते हैं। तो इन्होंने एक प्रकार से अराजकता और कम्युनिटी की बात की थी। तो अराजकता और कम्युनिटी की बात अगर हो तो मार्टिन लूथर का नाम लगाइएगा। और वो किताब थी 1967 की। बस ये 3-4 किताब जो हैं आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर इसका क्या बताया था सर आपने हिंदी में? कौन क्या नाम है इनका, इसके क्या नाम इसका है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर का। हिंदी में सर, हिंदी में बताया था ना अच्छा, सर। हम यहाँ से कहाँ जाते हैं, अराजकता एक प्रकार से। हाँ सर, अराजकता में क्या बताया सर? अराजकता और समुदाय, ओके। है ना, इसके बारे में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और भी ऑप्शन हैं, उनको देखते हैं। यस सर, यस सर। है ना। हाँ जी सर। और देखिए यहाँ पे अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारे सामने एक विद्वान और आ रहे हैं, रेले में। ये बेसिकली रोलो में है ना, रोलो में कि बहुत ही फेमस थ्योरी रही है, और फेमस थ्योरी रही है उनकी रोलो में की। वो थ्योरी थी डेवलपमेंट पर। कहीं कहीं इसे जो है इसी थ्योरी में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अगर हम जिक्र करें तो वो आता है अस्तित्व, है ना, अस्तित्ववाद
अस्तित्ववाद का सिद्धांत। हालांकि शेरोन किर्केगार्ड के साथ साथ रोले में का नाम आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। क्लियर? सर क्यूमेन के बारे में बताइए। हाँ, क्यूमेन, देखो क्यूमेन जो है ये रिसर्च के अंतर्गत आते हैं, क्यूमेन का कॉन्सेप्ट, है ना। और ये एक प्रकार से सोशियोलॉजिस्ट की भूमिका भी निभाते हैं, है ना, सोशियोलॉजिस्ट की भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखेंगे, कम्युनिटी को परिभाषित करने में क्यूमेन की भूमिका अहम है, देखने को मिली है। क्यूमेन कम्युनिटी की परिभाषित करने में, समुदाय को परिभाषित करने में, और अदरवाइज नहीं तो इनका जिक्र जो होता है वो रिसर्च में होता है, ठीक है, रिसर्च में होता है क्यूमेन के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्रश्न है समाज कार्य की नियोजन प्रक्रिया में किसका अध्ययन नहीं किया जाएगा? बताइए। भावी लक्ष्य की कार्य की रचना, वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और कार्यक्रमों का चित्रण। सही जवाब क्या होना चाहिए कि नियोजन प्रक्रिया में उसका अध्ययन नहीं होना चाहिए? बताइए। नियोजन प्रक्रिया में अध्ययन वर्तमान नहीं स्थितियों का मूल्यांकन वर्तमान सरकार स्थितियों का मूल्यांकन बी। सर कार्यक्रमों का चित्रण। सर फर्स्ट भावी लक्ष्य ओके। कार्य की रचना, फर्स्ट कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। सर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है सर जी। ओके, चलिए, आप लोगों ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, जो नियोजन शब्द है इसको हम प्लानिंग कहते हैं। नियोजन शब्द को हम लोग प्लानिंग से नाम जानते हैं। बेसिकली संगठन जो होता है वो व्यावसायिक या राजनैतिक हो या धार्मिक या सामाजिक हो, सभी में नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा कार्य कब करना है, कार्य कहाँ पर करना है, कार्य को कैसे करना चाहिए, कार्य कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए, कार्य किस समय प्रारंभ होना चाहिए, कार्य कितने समय के लिए पूरा होना चाहिए, ये सभी एक प्रकार करने के लिए क्रियाविधि को नियोजन की हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ नियोजन में कि प्रश्न का ऑप्शन आपसे कह रहा है भावी लक्ष्य कार्य की रचना करो, का नियोजन की प्रक्रिया में हम भावी लक्ष्य नहीं बना सकते हैं? बताइए। अध्ययन करने के परिप्रेक्ष्य में भावी लक्ष्य बनाने का मतलब ये होगा कि एक पॉजिटिव लक्ष्य बनाना है आपको, जो क्लाइंट को दिक्कत हो रही है। 10 प्रॉब्लम मिली है, 10 समस्या मिली है, 10 समस्या में से एक समस्या पे जब काम करना शुरू करोगे, अब 10 समस्या पे एक साथ थोड़ी ना काम करोगे आप, है ना, एक ही समस्या पे काम करोगे ना आप। तो इसलिए वो भावी बनेगा, वो भावी लक्ष्य का कार्य की रचना करेगा, है ना। फिर कहता है वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन। देखो, जब आप प्लानिंग करेंगे किसी काम को करने के लिए, तो वो जो वर्तमान में उसकी समस्या है उसको देखकर ही तो बनाओगे गोल, उसको देख के उसकी समस्या का समाधान तो करोगे। तो वर्तमान की स्थिति ये भी आपको करेक्ट बताती है। अब कार्यक्रमों को अगर आप चित्रण के माध्यम से करेंगे, देखिए आपको कोई कार्यक्रम हो या कोई क्रियाविधि हो और वहाँ चित्रण शब्द यूज किया है, तो इसका मतलब है कि अनुभव के आधार पर करवा रहा है, वो समानता और अवसर देकर वो काम करवा रहा है। तो वो ऑप्शन कभी गलत नहीं होता है, चित्रण वाला। तो चित्र के माध्यम से बच्चे सबसे ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। देखो, सुनने से बच्चे जल्दी कम मतलब समय कम मतलब ज़्यादा लगता है थोड़ा, जब सुन सीखते कोई चीज़। और जब चित्र दिखा के आप सिखाओगे तो बच्चे जल्दी उस चीज़ों को अर्जित कर लेते हैं। तो प्लानिंग के कार्यक्रम में अध्ययन हम चित्रों का भी करते हैं, है ना, अध्ययन हम चित्रों का भी करते हैं। और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये तो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये काम करना थोड़ी ना होता है कि ये कोई नियोजन की प्रक्रिया है। ये तो काम आपका हो रहा है, जैसे कोई क्रियाविधि है, मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ आपसे साथ, तो काम वो कर रहा हूँ, ये एक प्रकार का प्रोसेस है, करेक्ट है, परंतु नियोजन की प्रोसेस नहीं है, नियोजन नहीं है ना। और प्रश्न पूछा नियोजन का प्रोसेस नहीं है, तो ऑप्शन सी सही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4। जी सर। जी सर। अब देखिए 5, नियोजन डैश प्रक्रिया माना जाता है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संपादित करने की रूपरेखा तैयार करता है। अब नियोजन को डैश प्रक्रिया माना जाता है क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक।
जिसका उद्देश्य ये होगा कि कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपादित करने की रूपरेखा तैयार करेगा। तो क्या हो गया? रणनीति सी। ओके, और कोई? रणनीति बता रहे हैं आप? रणनीति आएगा। ओके, देखो नियोजन के समय आपने कहा कि रणनीति होना चाहिए। अब ध्यान समझिए, नियोजन को रणनीति प्रक्रिया माना जाता है। ध्यान सुनिए, मैं सवाल बता रहा हूँ अभी, आपने जो बोला उसके आधार पे, जिसका उद्देश्य यह होगा कि व्यवस्थित ढंग से संपादित किया जाए और उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। अगर ऑप्शन में वैज्ञानिक विधि अगर लिखा रहे तो क्या सही तरीके से डिफाइन करेगा फिर नियोजन को? अगर वैज्ञानिक तरीका लिख दे तो सुव्यवस्थित संपादित उसकी रूपरेखा वगैरह शामिल हो जाएगी। यस सर। ये करेक्ट रहता है। फिर भी आपने सही जवाब नहीं दिया। रणनीति, रणनीति गलत है। नियोजन की प्रक्रिया माना जाता है एक प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक सर। हाँ, इंटेलेक्चुअल होता है इसका मतलब। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है कि आपने अपनी बौद्धिक या जो संज्ञान है, जो आपका अमूर्त प्रक्रियाएं हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, जो आप उसको व्यवस्थित ढंग से आपने संपादित किया और उसकी रूपरेखा तैयार किया। इसमें आपकी मदद करेगी आपकी बौद्धिक, और बौद्धिकता के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और रणनीति इत्यादि जो भी पक्ष आते हैं वो शामिल हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ सबसे सही जवाब नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया मानी गई है और एक करेक्ट बात भी है, ये सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो लोग का जो प्रश्न सही हो रहा है वो सही करेंगे, जिनका जो गलत हो रहा है वो गलत करेंगे, है ना। और मुझे अंत में बताना है आप लोगों को कि कितने क्वेश्चन सही गए हैं, पता चले आप लोग बीच में सही कर ले रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। किसी भी संस्था में समन्वय के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन के दो महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं। चलिए बताइए जाए एक बार, महत्वपूर्ण कार्य समन्वय के लिए दो कौन से हो सकते हैं? बताइए। स्वार्थी मतलब संबंध स्थापित करना। अच्छा जी। और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं विकास की गति हासिल करना। सी सर। सी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ये ए। ए और डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए, अब लोगों ने मुझे सर बता बी दिया। बी और डी, सी और डी। ओके, सी और डी। जी सर, सी और डी। बी और डी। सर ऑप्शन सी। नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सी और डी एक बोल। एक ही तो ऑप्शन होगा, सी सर। ओके, देखो सर उद्देश्य और क्रियाओं में एक रूपता लाना सर, एक ऑप्शन अगर मांगे तो। ठीक है, देखते हैं, सर बी। देखते हैं। किसी संस्था में, इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, उसमें कोऑर्डिनेशन लाना है आपको, और दो ऐसे कंपोनेंट या दो कार्य दिए गए हैं आपके ऑप्शन में। पहला कार्य है कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना और विकास की गति हासिल करना, हो सकता है, ठीक है। उद्देश्य और क्रियाओं में एक रूपता लाना, ठीक है। सेवार्थी और कार्यकर्ता के मध्य संबंध स्थापित करना, और संगठन और सेवार्थी के मध्य संबंध स्थापित करना। देखिए, ये दो सही है सर, सी और डी। एक बात तो ये तय है कि संगठन और सेवार्थी, संगठन तो सही गया है लेकिन सेवार्थी गलत कर दिया। कैसे? आपको बता दूं, यह प्रक्रिया बेसिकली केसवर को रिप्रेजेंट करती है ना। और कहीं कहीं इस चीज़ को जब हम बात करते हैं, सेवार्थी की बजाय अगर यहाँ पे सदस्य लिखता तो हम लोग बोलते कि भाई ये एक प्रकार से या तो समूह कार्य होगा या तो आपका ग्रुप कम्युनिटी वर्क होगा, ग्रुप वर्क होगा या तो आपका कम्युनिटी वर्क होगा। ये इसलिए गलत हो गया, है ना। अब समझ रहे हो मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, जब मैं अंग की बात कर रहा हूँ, जी सर, है ना। तो इसलिए ये मैंने डी को काट दिया, बचा सी। सेवार्थी कार्यकर्ता, देखिए सेवार्थी कार्यकर्ता की बात तो सही है भाई, यहाँ पे दोनों बात सही चल रही है कि मध्य जो है संबंध स्थापित करना संस्था का समन्वय को दो महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं। देखिए, दो महत्वपूर्ण कार्य के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं प्रश्न के आधार पे, तो क्या हम जो तीन अंग है उनको रिलेट करेंगे? तीसरा भी तो होना चाहिए, वो भी तो महत्वपूर्ण कार्य है।
और पहली चीज तो ये, दूसरी बात ये कि तो अंग है, ये कार्य है। कार्य अलग होता है, कंपोनेंट अलग होता है ना। तो यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपसे बात को समझिए आप, कि ये जो दो महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन, ये तो अंग है। लेकिन अंग होने के साथ साथ यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था कि किसी संस्था में, ठीक है, किसी संस्था में समन्वय के लिए महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं, ये प्रश्न बनता। तो हम इस ऑप्शन नंबर सी को चुनाव करते, क्योंकि हमने तीसरा संस्था को शामिल कर लिया था इस प्रश्न में ही, तीसरा, इसलिए हमने अंग के रूप में होता। तो ये कार्य है, इसलिए हम आपको काटेंगे कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको प्राप्त करना और विकास की गति को हासिल करना है। जो आप डेवलप या जो भी विकास कर रहे हैं उसको आपको हासिल करना है। तो अचीव करना या उपलब्धि प्राप्त करना, ये बात सही है कि हमें केस कार्य के दौरान करना पड़ेगा, ये चीज़ें होती है ना। परंतु ये कार्य नहीं है किसके, समन्वय के, कोऑर्डिनेशन के। संस्था में पूछा गया कि आपको कोऑर्डिनेट करना है, समन्वित करना है, उनके कार्य बताना। अब समन्वय का, कोऑर्डिनेट का जो कार्य होगा वो होता है उद्देश्य और क्रियाओं में एक रूपता लाना। एक रूपता का मतलब संस्था में क्या हुआ कि समूह जो बना हुआ था वो यूनिटी में बना, एकता में बना, और एकता से हम क्या कर सकते हैं, किसी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं, ये उसके कार्य हैं। तो एकता तो कार्य है, और साथ साथ जब हम उसके एकता के साथ साथ उद्देश्यों पर काम करेंगे तो ये भी एक प्रकार का कार्य बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जाएगा। छठे वाले का बी सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एक समन्वय के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकता है। एक कोऑर्डिनेशन है, उसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं करोगे आप, बताइए। बात है कोऑर्डिनेशन। सर समन्वय में मूल्यांकन को नहीं करेंगे। मूल्यांकन को आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, ओके। संघर्ष की समाप्ति, ओके। सी सर, सी संघर्ष की समाप्ति। देखिए, जो उद्देश्य सामंजस्य है, ओके, प्रश्न हमारे सामने कि एक समन्वय के अंतर्गत किसको शामिल करना है ना। देखिए, उद्देश्य सामंजस्य, उद्देश्य को कोऑर्डिनेट करना। क्या आप उद्देश्य को कोऑर्डिनेट नहीं करोगे समन्वय में, ताकि उद्देश्य समन्वित रहे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए आपका तो होगा नहीं। फिर कहता कार्य में एकता का, संघर्ष का बचाव करना। अभी अभी आपने देखा भी कोऑर्डिनेशन का भी पार्ट था वो, तो ये भी आपका होगा। जी सर। संघर्ष की समाप्ति कर देना। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 वाले पे, है ना। देखिए, संघर्ष की समाप्ति, क्या आप कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी काम करेंगे, किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, केस वर्क में काम कर रहे हैं, और उसमें संघर्ष हो रहा, तो क्या आपका ये भूमिका नहीं बनता है कि हमें विवाद, संघर्ष, द्वंद्व को ख़त्म करना चाहिए? बताइए। बनता है सर, बनता है। अच्छा, दूसरा कहता है कि संगठन के कार्यों का मूल्यांकन करना। देखो, कार्य को मूल्यांकन करेंगे कि गतिविधि का मूल्यांकन करेंगे, या मैं आपसे कहूँ कि क्लाइंट का मूल्यांकन करेंगे, या ग्रुप या कम्युनिटी का मूल्यांकन करेंगे, बताइए। हमें कम्युनिटी क्लाइंट का मूल्यांकन करेंगे से संगठन का नहीं कार्य करेंगे। का मतलब ये हुआ, जैसे आपने क्या किया, मैं एक एनजीओ में जॉब कर रहा हूँ सपोज, उसमें मेरा जो काम है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य का मूल्यांकन करते, तो ये संगठन के कार्यों का मूल्यांकन का मतलब ये कि संगठन के कार्य का हमने मूल्यांकन के काम इतना हुआ है ना, इतना काम हुआ है। लेकिन बात ये है यहाँ पे कि एक समन्वय के अंतर्गत शामिल किया गया, कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो यहाँ पे कार्य नहीं होगा, संगठन के कार्यों का मूल्यांकन नहीं होगा। संगठन में जो सेवार्थी है, कार्यकर्ता है,
उसका मूल्यांकन होता है काम का, उसकी गतिविधि का, उसकी एक्टिविटी का, तब हम ये इसको कहते सही था। अब यहाँ पे कार्यों का मूल्यांकन गलत जवाब। कार्य का क्या मूल्यांकन होगा, इसलिए आपका ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, डी आपका नहीं होगा। फिर कहता है समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है और सभी सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं, या कथन किस विद्वान का है? बताइए। ये भी दोनों सर, दोनों तुक्का है सर मेरा। ओके, ऑप्शन सी। चलिए, यहाँ आप लोगों ने सी को दे रहे हैं कि ये समन्वय का जो संगठन का सिद्धांत बन रहा है वो सभी सिद्धांत के अंतर्गत आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, प्रथम सिद्धांत और सभी सिद्धांत, ठीक है। और ये बेसिकली मोने और रिले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समन्वय का अर्थ उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कई भागों का एक सुव्यवस्थित समग्रता में समेकन है, यह कथन किस विद्वान का है? रेले का सर। फिर चार्ल्स वर्थ का। ओके, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, चार्ल्स वर्थ का ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा ये, ठीक है। इन्होंने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कई भागों में व्यवस्थित समग्रता का एक समेकन बोला है, ठीक है। रेले ने तो कहा है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, रेले उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना। और फिर एक आता है मोने, अभी अभी आपने ऊपर देखा भी है मोने के बारे में, ठीक है। यहाँ सही जवाब क्या जाना चाहिए? चार्ल्स वर्थ का नाम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, समन्वय का अर्थ है प्रयासों को व्यवस्थित ढंग से मिलाना, अर्थात आप ये कह सकते हो, यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? मोने, चार्ल्स वर्थ और न्यूमैन और रेले। न्यूमैन, यही बचा है। बिल्कुल, ऑप्शन आपका सी चला जाएगा, मोने, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में केंद्रीय स्तर पर कितने मंत्रालय समाज कल्याण सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, जरा बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है इस समय। वर्तमान समय में केंद्रीय स्तर पर कितने मंत्रालय समाज कल्याण सेवाओं में कार्यरत हैं? सर 8। 6 सर 4। अच्छा, 6, किसी ने 6 बोला है भाई, है ना, किसी ने 6 बोले हैं। जरा मुझे बताइए 6 कौन, बताइए कौन कौन से 6 हैं? छह कौन कौन से हैं? नहीं पता? एक सामाजिक न्याय सर, सामाजिक न्याय, महिला बाल कल्याण, सामाजिक न्याय सही है, और महिला और बाल कल्याण भी हो सकता है सर। महिला एवं बाल कल्याण भी रखा गया है, और मानव संसाधन नहीं। नहीं। और बताइए। सर बाल कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण। सर विकलांग डिसेबिलिटी। हाँ, दिव्यांग दिव्यांगजन को। हाँ, सर 4। जाना है सर। सर श्रमिक का भी आ सकता है, श्रमिक। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय श्रम मंत्रालय। एक आता है आपका राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, ठीक है। और बताइए।
और बात सवाल है केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है कितने समाज कल्याण बोर्ड आते हैं? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड आते हैं, और ये बात है केंद्रीय समाज कल्याण से संबंधित। सर केंद्रीय में राज्य आएगा क्या? केंद्र में राज्य, केंद्र अलग है, राज्य अलग है। राज्य से उसमें राज्य समाज कल्याण बोर्ड आएगा। हाँ, राज्य समाज कल्याण बोर्ड अलग है, इसलिए वो भी आएगा। अनुदान कौन प्रोवाइड कराता है? फंड किसके तहत आता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, वेरी गुड, वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये आपको आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। वर्तमान में जो समाज कल्याण मंत्रालय सेवाओं के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, याद रखिए। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जिसमें सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों को नियुक्ति की जाती है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1953 में सर। डेट? 1953। डेट जुलाई सर। 1953। नहीं, 12 अगस्त। 12 जुलाई, 12 अगस्त, हाँ सर, 12 अगस्त 1953। इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 1969 69 में, 1969 में। 69, हाँ सर। इसे किस कंपनी के तहत, मतलब किसके अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड किया गया था? 1860 सर कंपनी रजिस्टर। नहीं, कंपनी एक्ट 1956 थी। 1956। धारा कौन सी थी? 25। और अध्यक्ष प्रथम कौन थे? प्रथम अध्यक्ष वो लेडीज है, नाम याद नहीं आ रहा। देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। क्या बात, जी सर। मतलब एक दूसरे सर से 1969 में क्या बताया सर? जी, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 13 देखिए सर 1969 में क्या बताया सर? 1969 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था। कहता है कि 1954 में राज्य बोर्डों का गठन किया गया था सर। जी, 1954 में राज्य बोर्डों का गठन किया गया था। हाँ, राज्य बोर्ड का 1954 है, वेरी गुड। सवाल ये है हमारे सामने कि दुर्बल संगठित प्रशासन को भी चलाया जा सकता है यदि पर्याप्त सूची मात्रा में हो, पर्याप्त पूंजी की मात्रा हो, संसाधन की उपलब्धता हो, स्टाफ बुद्धिमान और कल्पनाशील हो, अधिक स्टाफ बुद्धिमान है, कल्पनाशील हो सर। ओके, सी करेक्ट, सी। ओके। सर 1956 में धारा 25 में सर ये का कंपनी अधिनियम है क्या है सर? जी, कंपनी एक्ट है ये 1956 वाला, धारा 25 के तहत किया गया था। सोसाइटी एक्ट जो है आपका 1860 की है और धारा 8 है। यहाँ देखिए, स्टाफ बुद्धिमान और कल्पनाशील अगर होगा तो दुर्बल संगठित जो प्रशासन है उसको भी चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। ये पॉजिटिव में है, बाकी सारे नेगेटिव शब्द हैं, एक प्रकार से सही तरीके से परिभाषित नहीं करते हैं। संस्था के कार्यों का संपादन मुख्य रूप से किस पर निर्भर होगा, बताइए? कर्मचारियों के चयन पर। जी, कर्मचारियों के चयन पर, बिल्कुल। बी सर। नवयुक्त कर्मचारियों के चयन के शब्द के बाद विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, बताइए क्या? प्रशिक्षण सर। अच्छा, बस चले, तो यहाँ सही जवाब ट्रेनिंग। नवयुक्त कर्मचारियों के चयन के बाद विकास के लिए आवश्यक माना जाता है ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर पहला। समाज कार्य के सुदृढ़ विकास के लिए किसकी नियुक्ति प्रशासनिक मानी जाती है, बताइए? प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की।
जी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नहीं, यहाँ पे विकास, समाज कार्य का सुदृढ़ विकास के लिए ना नियुक्ति जो होगी वो किसकी होनी चाहिए भाई? प्रशिक्षित कार्यकर्ता हो तो ठीक है ना। जी हाँ, जी ऑप्शन सर, नंबर डी। तभी तो दे पाएगा प्रश्न। भारत में समाज कार्य का पहला विद्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई। मुंबई 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 में सर। किसी ने दिल्ली बोला है, बताओ बताओ नाम क्या है दिल्ली का जो विद्यालय है? सर टाटा इंस्टीट्यूट नहीं, हाँ सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सर सोशल दोराबजी वर्क। टाटा TISS मुंबई। देखो दोराब जी, अगर आप बोल रहे हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट आप उसके साथ ना जोड़े, है ना। मुंबई। सर दोराब जी टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जिक्र होती है, तो वो मुंबई में सन 1936 में किसने किया था? सर दोराबजी टाटा। दोराब जी सर दोराबजी टाटा। प्रथम निदेशक कौन थे? सर दोराबजी टाटा सर। डॉक्टर मनसर्ट। बंसर। हाँ सर मनसर। ठीक है, याद रखिए। समाज कार्य में प्रशिक्षित कार्यकर्ता की नियुक्ति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सर उपरोक्त सभी। मूल्यांकन उपरोक्त जरूरी, सभी, ऑप्शन डी। अधिक योग्य और समझदार हो। उपरोक्त सभी। जी, और सभी, उसके बाद सभी। मनोभाव पर सकारात्मक प्रभाव हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। समाज कार्य से जुड़े मामलों में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, बताइए। अभिलेखन आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। संचार द्वारा सर, संचार संचार। नहीं नहीं, बी सर बी। डी है सर, अभिलेखन एवं प्रलेखन। क्या आएगा सर इसमें? डी। समाज कार्य से जुड़े मामलों को सूचनाओं का आदान प्रदान जो करता है ना, वो अभिलेख एवं प्रलेखन द्वारा होता है, आदान प्रदान सूचनाओं का, है ना। यही सही रहेगा, बी नहीं सही होगा। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तो ये नहीं होगा। हाँ पता नहीं कौन कर पाएंगे। ठीक है। अभिलेख और प्रलेखन का प्रारूपण तैयार किया जाता है, बताइए। निश्चित अवधि के लिए, अनिश्चित काल के लिए, कोई अवधि निर्धारित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अभिलेख और प्रलेख प्रारूप तैयार किया जाता है निश्चित अवधि के लिए। निश्चित अवधि के लिए होगा। अनिश्चित काल के लिए सर, अनिश्चित काल के लिए। हाँ, निश्चित अवधि के लिए। नहीं निश्चित होगा। कोई सर्टेन निश्चित, चीज होती है निश्चित, उसके लिए, निश्चित। अनिश्चित काल के लिए थोड़ी होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है। मैं आऊँगा तो अलग बनाऊंगा ना प्रारूप अपना। जी सर। भले आपके डेटा रहेंगे, मैं डेटा को लेकिन देखूंगा, लेकिन वहाँ पे बनाऊंगा तो अपना प्रारूप ना। सार्वजनिक अभिकरण जो होता है एजेंसियाँ, उसमें वित्तीय नीति का निर्माण होता है, विधिकरण एवं क्रियान्वयन होता है, तो बताइए क्या कहलाएगा वो? बजट प्रणाली, वित्तीय बजट प्रबंध बजट सर, वित्तीय प्रबंध बजट। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी बता रहे हैं आप। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय प्रबंध बजट। वित्तीय प्रबंध प्रणाली किसे शामिल नहीं करता है? लेखानुदान। व्यय को सर। लेखानुदान। वित्तीय मैनेजमेंट को निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेगा? देखिए निरीक्षण तो करेगा ना, खर्च कितना हो रहा है, नियोग अधिनियम। ए आएगा शायद, आई थिंक सर। ऑप्शन ए आएगा शायद। अच्छा, लेखानुदान। लेखानुदान का मतलब बजट से रिलेटेड है ये भी। लेखन परीक्षण। लेखानुदान हो सकता है सर। हाँ, दोनों बात एक ही है। व्यय का निरीक्षण ये भी दो करेगा। तो हो गए सर, नहीं करते। विनियोग अधिनियम बिल्कुल। और व्यय का नहीं करेगा सर जहाँ तक। हाँ, ये आपका ये क्या नहीं रहेगा? करेगा। विनियोग विनियोग अधिनियम, अधिनियम। बिल्कुल। विनियोग अधिनियम ऑप्शन नंबर ए से ही जाएगा, इसका नहीं करता। वित्तीय प्रबंधन। समाज कार्य संस्था के लिए बजट का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रकार का किया जाता है? आय और व्यय के अनुसार। ऑप्शन डी सर। लक्ष्यों के अनुरूप आय सर, और व्यय लक्ष्यों के के अनुसार अनुरूप। सर। लक्ष्यों के अनुरूप लक्ष्यों के अनुरूप हाँ। क्या हो सकता है? लक्ष्यों के अनुरूप ऑप्शन नंबर उद्देश्य। लक्ष्यों के अनुरूप। ठीक। लक्ष्यों के अनुरूप होगा। किसी संस्था के विगत मतलब पिछला अनुभव
का अध्ययन और अवलोकन करना किस क्रियाविधि द्वारा होता है? अवलोकन जो है आकलन अवलोकन। और मूल्यांकन निगरानी। अवलोकन सर। अवलोकन। अवलोकन मूल्यांकन सर। नहीं, सही जवाब आपका इवैल्यूएशन बी, मूल्यांकन। आकार किसी संस्था का विगत अगर अनुभव का अध्ययन करते हैं ना और आलोचना भी करते हैं तो वो मूल्यांकन से करते हैं हम लोग कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं। आकलन तो देख कर किया जाता है कि नहीं। निगरानी भी उसी का पार्ट है। ऑब्जर्वेशन अलग पार्ट है ना, क्रियाविधि के आधार पे ऑब्जर्वेशन होता है। और यहाँ जो चीज़ होगी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मूल्यांकन, है ना। किसी संस्था की प्रगति के मापना का मुख्य पैमाना क्या हो सकता है? आकलन। सर निरीक्षण। मूल्यांकन। ओके, मूल्यांकन सर। मूल्यांकन हो सकता है, बिल्कुल। मूल्यांकन। सामाजिक संस्था का सबसे कार्यक्रम, सामाजिक संस्था के कार्यक्रम लाभ सेवार्थी तक पहुंच पा रहा है या नहीं, इस पहलू को ज्ञात करने वाले को जो है आसान तरीका कौन सा है? डी सर। मूल्यांकन। निगरानी। निगरानी। डी सर, मूल्यांकन एवं निगरानी। जी, मूल्यांकन और निगरानी ऑप्शन नंबर सर डी। निगरानी ही होगा इसमें अगर देखा जाए तो। नहीं, मूल्यांकन निगरानी दोनों आएगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना कि कार्यक्रम को लाभ सेवार्थी तक पहुंचाना है या नहीं, इस पहलू का अगर ज्ञात करने के लिए आसान सा तरीका होगा कि मूल्यांकन करिए उसका निगरानी करिए, है ना। देखिए कोई चीज़ ऐसी थोड़ी है, मैंने बताया ना दो सिद्धांत होते हैं, एक व्यवहारिक होता है और एक सैद्धांतिक होता है। दोनों शामिल किया गया है, व्यवहारिक भी शामिल है, सैद्धांतिक भी शामिल है, तो इसलिए मूल्यांकन और निगरानी दोनों शामिल रहेगा। अभी मैंने रिसर्च पढ़ा रहा था, वहाँ पे पढ़ाया भी था, आपके साथ बताया था व्यवहारिक और उसके बारे में। बताया था ना। चल रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेटवर्किंग एवं जनसंपर्क के माध्यम से आसपास में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बताइए कौन? नेटवर्किंग जनसंपर्क के माध्यम से आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो कार्यकर्ता और ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। ए सर। कार्यकर्ता और सेवार्थी, हाँ सही। प्रशासन की गतिविधि या क्रियाविधि का स्वरूप सामान्यतः फैला होता है। रचनात्मक और उपचारात्मक। बी और सी। ऑप्शन डी सर। रचनात्मक। डी बी और सी। बी और सी। डी। बी एंड सी, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। प्रशासनिक कार्य संबंधित नीतियों को किस प्रक्रिया का कार्य रूप प्रदान किया जाता है? प्रशासकीय क्रिया द्वारा। सी। प्रशासकीय क्रिया क्या होती है बताएंगे जरा? जी सर, ऑफिशियल होता है। और प्रशासन बताइए जरा। प्रशासनिक जो है अगर हम बात करें प्रकाशसी, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन है सर। प्रशासकीय क्रिया द्वारा। ओके, यहाँ आपको आपने सही बताया है ना, जो लोक प्रशासन को रिप्रेजेंट कर देता है कभी कभी, है ना। तो लोक प्रशासन ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो प्रशासनिक क्रिया ही का पार्ट है। अगर ऑप्शन में लोक प्रशासन लिखा है तो भी सही रहेगा, तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये। 30 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? सर डी। सर पहला सर डी सर। ऑप्शन डी, कार्यकर्ता को गुप्त बातें सार्वजनिक कर देनी चाहिए। देखिए सेवार्थी, कार्यकर्ता को सेवार्थी की गुप्त बातें सार्वजनिक कर देनी चाहिए, और ये असंगत है, यही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, है ना। व्यक्ति कार्यकर्ता मुख्य रूप से किस में अधिक विश्वास रखता है बताइए? पात्रता में, संस्था में, अन्य कार्यकर्ता, और इनमें से कोई नहीं। पात्रता के मूल्य में अधिक विश्वास रखता है, ऑप्शन नंबर ए। सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक। पात्रता मूल्य क्या होता है? पात्रता मींस क्या हो गया? रिचमंड सर, सी पात्रता, मेरी रिचमंड सर भूमिका, रोल। ओके जी क्या कह रहे हैं? ठीक है, सी पर आ गया सर।
ठीक है। और प्रश्न करा सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक के साक्षात्कार को सेवार्थी मनोवृत्ति मेरी रिचमंड। जानने समझने का अच्छा सी माध्यम। नंबर। सवाल ये तो बड़ा आसान सा आ गया, आपने पढ़ते ही जवाब दे दिया, मैरी रिचमंड। ठीक है। मैं भी देखूं। के ए हसन द्वारा प्रस्तुत संरचना की 3 स्तर को प्रकार में आप डिवाइड किया गया है, बताइए कौन सा है? सामयिक स्तर सर, सांस्कृतिक स्तर और बौद्धिक स्तर। भौगोलिक नहीं आएगा सर। ओके। सांस्कृतिक स्तर होगा। एक के ए हसन के द्वारा संचार के 3 स्तर बताए गए हैं, और अगर इसका सही जवाब देखेंगे आप लोग ना, तो सांस्कृतिक स्तर का जो है संचार होगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्यकर्ता सेवार्थी के बीच में कौन सा संबंध व्यक्तिगत सेवा कार्य का नहीं सर, कौन सा एक नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? हाँ शामिल नहीं है, सांस्कृतिक स्तर शामिल नहीं है एक हसन का। सर भौगोलिक स्तर पर संचार। देखिए इनके 3 स्तर हैं। एक नंबर पे आता है सामवेगिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक। सांस्कृतिक और और बौद्धिक। भौगोलिक स्तर नहीं आता बिल्कुल। भौगोलिक नहीं आएगा ना फिर सर? इसमें भौगोलिक स्तर नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भौगोलिक स्तर नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी। कार्यकर्ता सेवार्थी के बीच कौन सा साधन जो है सेवार्थी कार्यकर्ता का मूल साधन माना जाता है, बताइए। कार्यकर्ता उत्प्रेरक। संप्रेषणीय बी सी आएगा इसमें, संप्रेषण करना। मूल साधन संप्रेषण होगा। ऑप्शन सी सर। बिल्कुल, कम्युनिकेशन। जी अरे वाह। संप्रेषणीय संबंध जो है एकाग्रता, सम्मान, भावना, स्थिरता की सहायता की मनोवृत्ति है। यह कथन किस विद्वान का है, बताइए। एक हसन, एक हसन, एक हसन बता रहे हैं संप्रेषण में। ओके, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका। यहाँ पे अगर हम बात करें, संप्रेषणीय संबंध एकाग्रता, सम्मान, भावना, स्थिरता और सहायता की मनोवृत्ति, एच पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी। पार्लियामेंट जी पार्लियामेंट है, ठीक है। ये परिभाषा दिया इन्होंने व्यक्तिगत समाज कार्य में, ठीक है। कहाँ पे? व्यक्तिगत सेवा कार्य के मूल साधन के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी। कार्यक्रम की स्थिरता कार्यक्रमों के लक्ष्य के किस रूप को दर्शाता है? स्थिरता, निरंतरता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए। निरंतरता। निरंतरता। एक परियोजना का संगठन 3 मुख्य श्रेणियों को अस्थायी संगठित करता है। एक परियोजना है और उसके परियोजना में संगठन किन 3 मुख्य श्रेणियों को अस्थायी रूप से दर्शाता है? ए बी या सी सर? फिर बी वाले, ए ऑप्शन बी। संगठनात्मक, बी और सी। वित्तीय और सामुदायिक स्थिरता, ए बी, ठीक है। ये आपका करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन। परियोजना को संगठित करना तो उसके 3 मुख्य श्रेणी आती हैं अस्थायी रूप से। एक संगठन होगा, एक वित्तीय होगा, एक का सामुदायिक स्थिरता होगा। सामुदायिक स्थिरता। कार्यक्रम स्थिरता बनाए रखने के लिए किसकी एक भूमिका अधिक प्रभावशाली नहीं मानी जाती है? व्यक्तिगत रूप से दिया गया दान। कार्यक्रम स्थिरता बनाए रखने के लिए किसकी भूमिका अधिक प्रभावशाली नहीं होगी? सहभागिता होती है, मैंने हमेशा कहा है, आपका सही आता है। व्यक्तिगत तो ये आएगा सर, स्थानीय व्यक्तिगत रूप स्तर से पे अगर हम बात करें, व्यक्तिगत रूप से दिया गया दान। और व्यक्तिगत रूप से दिया गया नहीं, ये गलत है होगा, ये तो ये गलत है ना, डी गलत नहीं है, बताइए। व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा उसको दान, कि भाई उसमें केस वर्क में दान दिया जाता है, लेकिन वो उसके लायक हो, है ना,
उसके लायक हो तो व्यक्तिगत रूप से भेदभाव आ जाता है, इसलिए गलत है ये। डी। एक आवंटित 39 का सी धनराशि। सर। जी क्या कर रहे हैं, बताइए कुछ सर नहीं क्या? कुछ नहीं, एक सी कह वाला रहा- ऑप्शन बोल रहा था सर। अच्छा, एक कह रहा है कि जब आवंटित धनराशि होगी तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जाती है, तो बताओ क्या कहेंगे। एक आवंटित धनराशि, ब्लॉक अनुदान, प्रोजेक्ट के लिए सर। ब्लॉक अनुदान ही होगा। ओके। लॉक अनुदान क्या होता है? ब्लॉक अनुदान में सर ऐसा होता है कि वो उस क्षेत्र विशेष के लिए जिस काम के लिए पैसा दिया गया उसी में यूज कर सकते हैं उसको, मतलब उसके अलावा कहीं यूज नहीं हो सकता। ओके। लॉक अनुदान का मतलब आपने प्रोजेक्ट अनुदान ठीक है, जी जैसे प्रोजेक्ट अनुदान भी ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है। जैसे मान प्रोजेक्ट लीजिए में तो कोई किसे कोई चीज़ है लॉक अनुदान में, अगर मैं बात करूं जैसे कोविड को ले लो। जी कोविड-19 के प्रकोप से बहुत सारा चीज़ें प्रभावित हुई, तो ऐसे संबंध पे अगर आप किसी को अनुदान प्रोवाइड करा रहे हैं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ताकि अपना वो जीवन यापन चला सके, है ना। अभी लॉक अब अनुदान। सरकार क्या कर रही थी लॉकडाउन में? लॉक अनुदान ही कर रही थी। लॉक अनुदान ठीक, उसको क्या बोलते थे? लॉक अनुदान। लॉक अनुदान। ऑप्शन यही है आपका पहला और वाला। प्रोजेक्ट सर, प्रोजेक्ट फिर प्रोजेक्ट किसी में क्या फर्क है पर्टिकुलर, सर? किसी प्रोजेक्ट जो अनुदान होता है किसी पर्टिकुलर प्लानिंग के लेकर, जैसे अगर हम बात करें कोई परियोजना आप चला रहे हैं, किसी संस्था के माध्यम से। जैसे होता है ना प्रोजेक्ट, जैसे अगर मैं बात करूं आवास योजना ले लो, है ना। आवास योजना एक प्रकार का प्रोजेक्ट अनुदान, अब उसके संबंध में लोगों को पैसे मिलता है ताकि मकान बनवा ले, समझ रहे हैं आप। ओके। परियोजना वो प्रोजेक्ट इसे अनुदान होता है। लंबा प्रोजेक्ट लंबा भी चल हाँ, सकता लंबा है। भी चल सकता है, आज भी चल रहा है, अभी ऐसे बात नहीं चल रहा है ना, आज भी चल रहा है। श्रेणीगत अनुदान, तो सर लोक अनुदान एक नियमित टाइम के लिए होता है, फिर एक नियमित अवधि के लिए होता है लोक अनुदान। देखिए हाँ, सीमित अवधि के लिए लॉक होगा। मैं आपको बता दूं, सरकमस्टांसेस की बेस पे। ये क्या है लॉक, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की, लॉक की? नहीं, लॉक अनुदान से। हाँ, तो वो तो होता है, वो तो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बात कर दिया ना आप, जैसे अब थोड़ी दिया जाएगा हमेशा। अब क्या मिल रहा है लॉकडाउन खत्म होने के बाद? नहीं, वो तो है, ये तो सवाल ही कह रहा है आपसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए। हाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर। हाँ। ओके। अब यहाँ एक चीज ये आ गया, श्रेणीगत अनुदान। श्रेणी मतलब ये हुआ ना कि किसी श्रेणीगत जो अनुदान होता है वो किसी वर्ग को डिफाइन करता है। आपने सुना होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, है ना। जी सुना है कि नहीं? जी सुना है सर। हाँ, वो प्रक्रिया बनती है आपकी श्रेणीगत अनुदान को, है ना। वो प्रक्रिया बनाई जाती है श्रेणीगत अनुदान को, है ना। और ये फार्मूला अनुदान क्या होता है सर? फार्मूला अनुदान, ये अगर हम जिक्र करते हैं फार्मूला अनुदान के बारे में, आपने नाम सुना है वैधानिक अनुदान? आई थिंक सो। देखो, जो ये वो अनुदान होते हैं फार्मूला अनुदान, जैसे आपको अगर हम बात करें यहाँ पे किसी गणितीय के आधार पे, गणितीय का मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ तो ध्यान से ये सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, कि कोई विशेष कोई कार्य हो रहा है, कोई योजना बनाई जा रही है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में योजना हेतु जैसे जो योजना बनाया जा रहा है आप, जो योजना, तो उस योजना के परिप्रेक्ष्य में गणितीय के आधार पे हम जो है इसको प्रोवाइड कराते हैं फार्मूला अनुदान को। अब मैंने ये जो फार्मूला बोला है आपको, इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स वाले को मिलेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को फार्मूला अनुदान में। कोई बताना चाहेगा कि फार्मूला अनुदान के एग्जांपल क्या हो सकता है? सर मान लो किसी हॉस्टल में बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था करनी है, जैसे 100 बच्चों के लिए, तो उसके लिए 100 बच्चों के लिए ही निर्धारित जो अनुदान है वो देंगे उससे। अच्छा, चलिए और कोई लोग बताएं जरा। अच्छा, ये जानते हैं फार्मूला अनुदान क्या होता है? गणितीय के आधार पे मतलब ये हुआ, जैसे गिनती के आधार पे। जी, गिनती के आधार पे सर। हाँ, नहीं, यहाँ पे जैसे आप पॉलिसी प्लान वगैरह करते हैं जी, पॉलिसी,
जी उसमें भी आपको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं? एक्स्ट्रा 5 साल के बाद पैसे आते हैं रिफंड, पैसे आते हैं 10 जी साल के बाद फिर आपको 5,000 आ जाएंगे। अगर छोटा इस तरीके से अगर फंडिंग होता है ना, तो भाई 5,000 हो जाए, 10,000, 15,000 ऐसे ऐसे आते रहते हैं जी 5 साल पे रिटर्न। तो वो प्रक्रिया क्या होती है, उसको बोलते हैं कि ये गणितीय आधार पे है, ये गणितीय आधार पे, इसको फार्मूला अनुदान बोलते हैं, इसको फार्मूला अनुदान बोलते हैं। ठीक है, ओके ये बात होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, निम्नलिखित में से एक अनुदान आय वाले भंडार ग्रेजुएट छात्रों को प्रदान किया जाता है, ग्रेजुएट छात्रों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। पेल ग्राउंड अनुदान। हाँ, अब ये याद रखेंगे आप लोग, तो फार्मूला अनुदान नहीं, अनुदान नहीं, से ये आपका जो है पेल ग्रांट है ना, अनुदान होता है, यानी एक प्रकार से ये फंडिंग या फंड होता है ना। सर कहाँ से फंड होता है ये? गवर्नमेंट की तरफ से? ये देखिए, ये तो वित्तीय जो सरकार, वित्तीय जो मंत्रालय है उसके अकॉर्डिंग जो है ये ग्रांट या अनुदान वगैरह जो है दिया जाता है। आपने ग्रांट का तो नाम सुना होगा कि ये वहाँ से ग्रांट आई है, वहाँ से ग्रांट आई है, पैसे। मद जी क्या कह रहे हैं आप? सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर क्या होता है ये पेल ग्रांट अनुदान, और ग्रेजुएट को छात्रों को कैसे प्रदान किया जाता है? बता रहे हैं, उसी के तो बारे में बता रहे हैं आपको। देखो, मैं आपसे कहता हूँ ये छात्रों को, ये जो है पेल ग्रांट जो अनुदान है ये छात्रों को प्रोवाइड कराया जाता है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रोग्राम बेसिकली जो ये एक प्रकार से ग्रांट बनाई गई है वो नीड बेस, जो आवश्यकता है, जो जिसकी नीड है उसके नीड के आधार पे इसको प्रोवाइड कराई जाती है। किस पर? नीड के आधार पे। तो मान लीजिए छात्र को पढ़ने के संबंध में, जैसे आपको नहीं जीआरएफ वगैरह पढ़ने के लिए क्या मिलता है, फंडिंग वगैरह आता है ना, पैसे वगैरह आते हैं ना। जी जी जी। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी अनुदान है, अगर आपको ग्रेजुएट करना है, कॉलेज करना है आगे, आप इसके लिए जो है ग्रांट वगैरह जो है आती है, तो उससे जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग के लिए बात नहीं होती है कि मान लीजिए एक वर्ग है उसी को हम प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हम इसको बोल सकते हैं कि एक सब्सिडी है एक प्रकार की, है कॉलेज के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यकता होती है ना, तो वहाँ पे इसको हम प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। स्नातक डिग्री अगर वो अर्जित नहीं किया है तो इस ग्रांट के माध्यम से वो स्नातक डिग्री जो है प्रोवाइड ले सकता है ना, ये प्राप्त कर सकता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। हायर एजुकेशन एक्ट सन 1965 में बनाया गया था इस पेल ग्रांट अनुदान को, 1865 में हायर एजुकेशन अधिनियम में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सर कब बनाए गए थे, एक बार प्लीज रिपीट कर दें। 1965 में उच्च शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत पेल ग्रांट जो अनुदान है उसको बनाया गया था, उसी समय से ये दिया जा रहा है। पहले नहीं दिया जाता था, पहले नहीं दिया जाता था, अब दिया जा रहा है। अब सवाल हमारे सामने ये है कि भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद बताइए जो वैधानिक अनुदान, देखो मैंने अभी थोड़ा जिक्र किया था वैधानिक अनुदान के बारे में, 275 सर, 275 पर विशेषाधिकार अनुदान को बताता है। सुनने तो दो यार। 275 है सर। ओके 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 ओके, चलिए और बताइए, और लोग बताइए जरा क्या इसका जवाब होना चाहिए। 275 ही है सर इसका सही है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे अगर आपने बताया है मुझे, तो 275 जो आर्टिकल नंबर है, अनुच्छेद नंबर है, यह आपका वैधानिक अनुदान से रिप्रेजेंट करता है। अनुच्छेद 264 क्या है बताएं। ये वित्त आयोग 64 में सर जी बताइए। ये ना आपका जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग जो है, ठीक है, इसको गठित किया गया है 280 के तहत। 280 अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक वित्त आयोग से रिलेट कराया गया है 264 को, है ना, 264 को। तो वित्त आयोग का अर्थ पूछ ले, है ना, इसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में, है ना। और अनुसूची भाग 2 की बात करें, ठीक है, उसकी बात करें तो, या अनुसूची भाग 4 की बात करें जहाँ किसी भी क्षेत्र और भारत के क्षेत्र में शामिल किसी भी अन्य क्षेत्र को संदर्भित कर रहा हो, तो वो प्रक्रिया 264 आती है। तो खासकर वित्त आयोग याद रखें,
पहली बात। दूसरी बात याद रखें वित्त आयोग का अर्थ, जो 264 आर्टिकल बताता है। बस इतना ही आप लोगों के लिए यहाँ इस 264 में काफ़ी है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों, है ना। क्लियर, बताइए। तो क्लियर हुआ। 267 में सर, 264 में वित्त आयोग, 67 में 67 में 67, ये बेसिकली एक जो है आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि फंड। संविधान के अनुच्छेद 267 में ये कहा गया कि संसद को एक फंड स्थापित करने की शक्ति दी जाती है और इस फंड को भारत की, है ना, आकस्मिक निधि कहा जाएगा। और यह एक ऐसी निधि होगी जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाएगा और ये फंड राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेगा, राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, बोलिए। जी सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया? 272। ये आपको बता दूं, जो टैक्स होता है उसको संघ द्वारा संग्रहित किए जाएंगे, टैक्स को संघ केंद्र, और जो संघ और राज्य के बीच में वितरित होंगे, फिर राज्य और संघ के बीच में वितरित होंगे, तो वो आपका 272 कहलाएगा। तो ये टैक्स से रिलेट करता है अनुच्छेद, है ना। टैक्स का मतलब कर, ठीक है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। उसके बाद कहता है वैधानिक अनुदान के अंतर्गत किसकी सिफारिश पर धन का आवंटन जरूरतमंद राज्यों के लिए किया जाएगा? तो बताइए जरा, नीति आयोग होगा, वित्त आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग होगा कि जो है विनिवेश आयोग? वित्त आयोग सर। राज्य वित्त निगम। राज्य निगम यानी राज्य वित्त निगम, हाँ राज्य। 272 के अनुसार वित्त आयोग आएगा। बिल्कुल। यहाँ आपका जो जवाब जा रहा था अभी जो आपने लास्ट टाइम में देखा है 72। हाँ, तो 264 क्या था अनुच्छेद? वित्त आयोग था, वही तो है ये वैधानिक अनुदान, वही तो है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ये वही सवाल है। वैधानिक अनुदान के अंतर्गत सिफारिश जहाँ पे धन का आवंटन जरूरतमंद राज्यों के लिए किया जा रहा था, 264 वाला यही है आपका ऑप्शन नंबर, आपका सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेषाधिकार अनुदान की बात की गई है? वैधानिक अनुदान, विशेषाधिकार अनुदान, अभी आपने इसको देखा है, जो है 282 कह रहे हैं आप, ओके। और ए वाला मुझे सर ये कंफ्यूजन है, पर 282 है लगभग। श्योर है, जहाँ पे राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा दोनों सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान को स्वीकार करता है। लेकिन वैधानिक अनुदान की बात करता है अगर, क्यों? तो ये 275 वैधानिक अनुदान 275 है ना, ध्यान रखिएगा। केवल जरूरतमंद राज्यों को, भारत से वंचित जो लोग हैं उनको अनुदान देगा। और 282 की जो बात होगी वो बेसिकली क्या बन जाएगा? सार्वजनिक वाला अनुदान, जो बेसिकली विशेषाधिकार अनुदान को रिप्रेजेंट करेगा, तो 282 बनेगा। 280 बाहर जाओ यहाँ से, क्लियर? बाहर जाओ प्लीज। 278 सर, ये आपने 7वां संशोधन अधिनियम 1956 जो है, धारा 29 के अंतर्गत अनुसूचित द्वारा जो प्रतिनिधि थे, जहां पे वित्त मामलों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के साथ जो समझौता वाली बात है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि धन, जो फंड है, जो धन है, जो टैक्स है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार,
के बीच में आवंटन की जो बात होगी वो आपका 278 बताएगा। केंद्र और संघ और राज्य, केंद्र भी कह सकते हो और राज्य भी बोल सकते हो। धन और कर के बीच में आवंटन जैसी बात होगी तो याद रखेंगे 278 का, 278 का। ठीक है, क्लियर। और जो 286 होगा 286, यहाँ व्यापार और वाणिज्य पर कर लगाने से रोकने के लिए कानून को अनुमति देगा। कर लगाने के लिए क्या देगा? अनुमति। अनुमति देगा, है ना। क्लियर, बताइए। जी सर। 289, ये राज्यों की संपत्ति और आय के संघ में कराधान की छूट, है ना, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह को रिलेट करता है। किसी राज्य की संपत्ति और आय के संघ की जो कर होगी उसमें छूट देगा, संपत्ति और कर में छूट देगा, ये 289 में। संसाधन का प्रयोग किस दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बताइए। सभी सर। उपरोक्त सभी के लिए है, सभी, correct कार्यकर्ता होगा, के लिए सेवा correct। सभी के 45, वित्त प्रशासन और प्रशासकीय संगठन का वह भाग है जो राज्य की आय और व्यय के समन्वय और जनता के वित्तीय क्रियाओं के वितरण से संबंधित है। यह कथन किस विद्वान का आता है? बी सर। डी नहीं सर, यहाँ पे आएगा गेस्टन चेस का नाम, चेस का नाम। सामाजिक विपणन एक दृष्टिकोण है ना। इसका उपयोग गतिविधियों को बदलने के या लोगों के डैश को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है, बताइए किस? अनुशासन, लोगों के व्यवहार, है ना। ओके। मतलब मान लो सामाजिक विपणन, सामाजिक विपणन जानते हो क्या होता है? विपणन मतलब बिखराव, जैसे जरूरतों का निर्धारण करने के लिए होता है विपणन, जरूरतों को निर्धारण करने के लिए। विपणन की अवधारणा आई थी 1972 में। कब आई थी? 1972 में। विपणन, ठीक है। और इसका उद्देश्य इतना है कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार और नैतिक मॉडल को बढ़ावा दे। तो जाहिर सी बात है कि गतिविधियों को बदलने या लोगों के व्यवहार को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है ये सामाजिक विपणन। ठीक है, ऑप्शन जो सही जाने वाला है कौन सा जाएगा? ए सर। ये सर ए जाएगा, हाँ। व्यवहार। सामाजिक विपणन को सामाजिक विपणन में किसे एक सहायक भूमिका के रूप में स्वीकार किया नहीं गया है। सहायक भूमिका के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। रणनीति सर। रणनीति को, नियोजन, प्लानिंग, हाँ, है ना, इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी हाँ, बाकी आप नीति को शामिल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रणनीति को शामिल, क्रियान्वयन को भी शामिल कर सकते हैं, विकास को शामिल कर सकते हैं, क्षेत्र आएगा तो क्षेत्र को भी शामिल कर सकते हैं आप। ठीक है, बट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर किसको शामिल नहीं करेंगे? नियोजन को शामिल नहीं करेंगे सामाजिक विपणन में, हाँ, है ना। सामाजिक विपणन में बदलने और लोगों को व्यवहार को बनाए रखने से ये उद्देश्य तो लागू होता ही है ना, ये तो उस पर आधारित है ही है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये आपका सही जवाब जाएगा नियोजन, स्वीकार नहीं करेगा। 48 में बताइए, समाज कार्य के संलग्न कार्यकर्ता को एक व्यवस्थित ज्ञान और तकनीकी कौशल प्रदान किया जाता है। बात सही है? सही है, डिग्री लेते हैं सर। सही जी सर। सर 1 2 3 डी आएगा सर इसका। चलो अच्छा, ठीक है। समाज सेवा प्रशासन में पर्यायवाची शब्द के रूप में समझा जा सकता है समाज सेवा प्रशासन को। बिल्कुल, समाज कल्याण प्रशासन को समाज सेवा प्रशासन समझ सकते हैं। यस, बिल्कुल गलत नहीं होगा। समाज कल्याण प्रशासन मुख्य रूप से सामुदायिक सेवा पर बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में मैंने बताया था, तीनों बताया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। डी। 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो एक बार। प्रशासनिक संगठक के समन्वय एक प्रभावी जो है प्रक्रिया माना जाता है। प्रशासनिक संगठन में समन्वय जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन, एक प्रभावी प्रक्रिया मानी जाती है। क्या सही बात है? सही है, सही है सर। सही। सर उद्देश्य और क्रियाओं में एकरूपता स्थापित करने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति महत्वपूर्ण निभाती है। ये भी सही है। ये भी सही है सर।
देखो, उद्देश्यों और क्रियाओं में उद्देश्य आपको समझ में आ रहा होगा। उद्देश्य क्या होता है, हमने जो मान लिया कि हमें इस पे काम करना है। क्रिया का मतलब वो कि हमने फंक्शन से, एक्शन से, क्रिया में और उद्देश्य में एकरूपता स्थापित करने में कर्मचारी की नियुक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बताइए इसमें कहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका कर्मचारी की होगी नियुक्ति के लिए? ये तो भाई काम हो रहा है। यहाँ दो बातें हो गई ना, बताओ, दो बात है कि नहीं? एक तो उद्देश्य और क्रिया दे दिया, अब इनको कहा कि एकरूपता लानी है, एक बात तो ये क्लियर हो गया। अब किसको लानी है? फिर कहा कि स्थापित करने के लिए, देखो यही बदल दिया, स्थापित लिख के बदल दिया। सवाल कह रहा है कि कर्मचारी की नियुक्ति महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब दो बातें कर रहा है, घुमा दिया सर को। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा ये गलत है। फिर कहता है कि समन्वय मुख्य रूप से समग्रता पे समेकन होता है, ये बात सही है, ये सही है सर, है ना, ये आपका करेक्ट रहेगा। तो आपका सही जवाब चला जाएगा सी वाला, पहला और तीसरा। आज का लास्ट सवाल ले लीजिए, है ना, फिर बताइएगा मुझे कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो एक बार। कर्मचारी शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के संगठनों का अनिवार्य आभूत आधार है। सही है ये सर, सत्य है। यस सर। अच्छा जी, ये सत्य है। फिर संस्था के कर्मचारियों का चयन जो होगा प्रशासक के लिए एक अनिवार्य शर्त नहीं हो मानी जाएगी। प्रशासक के लिए एक अनिवार्य शर्त नहीं मानी जाएगी। संस्था के ये गलत है सर। गलत है। गलत है बिल्कुल, केवल यहाँ पे सही चला जाएगा ऑप्शन केवल एक ही सही है। एक। चलिए अब मुझे जरा एक बार बताइए, 50 क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, अभी कितने सही गए हैं आप लोगों के? सर आबिदा ने तो 21 सर दिए। मैंने तो गिनती नहीं लगाई सर। 21 सर। 50 में 21 केवल किया सही? सर 4 दिन पहले 5 दिन पहले ज्वाइन किया, इतना ही कर पाई सर मैं। अरे तो कोई बात नहीं, तब भी कम। चलो अच्छा, और कोई बताओ। सर 30 है। 30 है। 40 तक कोई गया है? 40 तक? चलो अभी आप क्या करो, प्रैक्टिस करो अब ना थोड़ा सा और। जी सर। प्रैक्टिस करो और, ठीक है, प्रैक्टिस करो। और जैसी भी क्लास अगर मैं रखूँगा तो आपको आधे घंटे पहले इन्फॉर्म करूँगा, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैं लिंक दूंगा। ठीक है, संडे है, ठीक है, आज घर पे ही सभी लोग रहेंगे, और जब भी क्लास रखेंगे तो इवनिंग टाइम में ही रखेंगे। ठीक है, क्लास इवनिंग टाइम में 6:30, अगर रखेंगे भी तो 6:30 के आसपास ही रखेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। चलो जी।